ठंड का मौसम था, धुंध भी बहुत हो रखी थी। अचानक से बर्फ की बारिश होने लगती है। तभी बर्फ गिरता देखकर सब हैरान थे। लेकिन ये सब देखकर खुश होते हुए रानी अपनी माँ से बोलती है, माँ, ठंड में शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था हमारे शहर में बर्फ की बारिश हो सकती है। लगता है ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान है। क्या बोले जा रही है? तेरी शादी में बर्फ गिरी है और तुझे लगता है कि ऊपर वाला तुझ पे मेहरबान है? पागल हो गई है क्या तू? बर्फ गिर रही है माँ, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। आप ही सोचो, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। मेरी शादी बहुत यादगार रहेगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, ये भी सही कहा तूने। तेरी शादी इतनी यादगार होगी कि तेरी शादी में कोई नहीं आएगा। पागल कहीं की। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि ये बर्फ वाली बारिश रुक जाए, वरना इस सर्दी में बर्फ वाला ब्राइडल लहंगा पहनकर शादी करनी पड़ेगी तुझे। वाह माँ, आपने तो मुझे क्या अच्छा आइडिया दिया है। मैं तो अपनी शादी में बर्फ वाला ब्राइडल लहंगा पहनूंगी। कितनी सुंदर दिखूंगी मैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तुझे जो करना है तू वो कर। मुझे तो बस तेरी शादी की फिक्र हो रही है। इस सर्दी में कैसे होगी तेरी शादी? अभी दिन के समय इतनी बर्फ गिर रही है, तो शाम के समय क्या होगा? कश्मीर हो जाएगा यहाँ पर तो। शादी का दिन और बर्फ की बारिश देखकर कुमारी बहुत परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद सर्दी बढ़ जाती है। तभी वहाँ कांपते हुए रानी के पिता अरुण आते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे शहर में बर्फ गिरी तो गिरी कैसे। अरे कभी दिल्ली में भी बर्फ गिरेगी सोचा ही नहीं था। अभी तो लग रहा है कश्मीर बन गया है। दिल्ली में रहकर कश्मीर का मजा लो पापा। ठंड आज बहुत है। आप ही सोचो पापा, अभी से इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है तो मेरी शादी में कितनी बर्फ गिरेगी। मुझे तो ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तेरी किस्मत तो बहुत अनमोल है बेटा, तभी तो तेरी शादी होने से पहले ही बर्फ की बारिश हो रही है। वरना लोग तो कश्मीर जाने के बाद भी बर्फ नहीं देख पाते और हम तो यहीं बैठे बैठे देख रहे हैं। क्या आप भी इसकी तरह बात कर रहे हैं? दोनों बस यही सब सोचो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर बर्फ की बारिश नहीं रुकी तो हम कैसे अपनी बेटी की शादी करवाएंगे? अरे कैसे क्या करवाएंगे? जैसे सब करवाते हैं हम भी अपनी बेटी की शादी वैसा ही करवाएंगे। बाहर बर्फ गिर रही है, अरे घर के अंदर थोड़ी गिरेगी। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता क्या? क्या बोलना चाहते हैं आप? मतलब मेरे अंदर दिमाग की कमी है, तुम यही कहना चाहते हो ना? अरे क्या कुछ भी बोले जा रही हो? अरे मेरी इतनी हिम्मत है क्या मैं तुम्हें कोई उल्टा जवाब दे सकूं? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? अच्छा, सब बोलने के बाद आप कहते हैं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ये कैसी बात हुई? वैसे दिमाग आप लोगों के अंदर है, ये बताने का मतलब क्या है? जान सकती हूँ मैं? अरे नहीं नहीं, वो मेरा मतलब नहीं था। मैं तो बस सोच ही रहा था। अरे मैं कुछ कह थोड़ी रहा था। माँ, अब बस भी करो ना। आज आप मेरे लिए एक बर्फ का ब्राइडल लहंगा बना दो। मुझे ये नॉर्मल लहंगा नहीं पहनना अपनी शादी में। रानी की बात सुनकर कुमारी और अरुण बहुत हैरान होते हैं और बर्फ का ब्राइडल लहंगे की बात सुनकर कमरे के पास से जा रही रानी की बुआ हैरान होकर पूछती है, अरे लड़की पगला गई है क्या? तुझे पता है अगर तूने बर्फ का लहंगा पहन लिया तो तू वहीं ठिठुरती रह जाएगी। शादी तो दूर की बात है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा बाद में। फिर न्यूज आएगी, सर्दी में बर्फ वाला ब्राइडल लहंगा पहनकर बीमार हुई नई दुल्हन। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मैं दवा ले लूंगी। और हाँ, मेरा जो लहंगा है और उसी पे बर्फ की कारीगरी करवा देना। बस कर, कुछ भी कह, लेकिन तेरी ये बर्फ वाली बात मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। देखना कहीं तेरा बर्फ वाला ब्राइडल लहंगा पिघल ना जाए। देखो दीदी, आप अच्छे से बोल सकती हो तो बुरा मत बोला करो। अरे ऐसा बोलकर मेरी बेटी का दिल क्यों तोड़ रही हो? बेचारी कितने सपने देखती है। अरे मेरी बेटी के सारे सपने पूरे होंगे और मेरी बेटी के सपने पूरे करने के लिए मैं हूँ, तो आप क्यों उसका सपना तोड़ने में लगी हो? ओहो बेचारा पिता, बस अपने सपनों से बाहर आ जाओ। हर वक्त दोनों बाप बेटी ड्रामा ही करते रहते हो। अरे हद होती है किसी भी चीज की। वैसे भी दीदी जो बोल रही हैं वो सब सही बोल रही हैं। अरे क्या सही बोल रही है? अरे मेरी बेटी को लहंगा बर्फ वाला चाहिए तो बर्फ वाला मिलेगा, बस बात खत्म। और चलो शादी की तैयारियों में लग जाओ। सर्दी में बर्फ से बचने का कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। क्यों?
अब क्यों बर्फ से बचने के उपाय ढूंढने पड़ेंगे? अरे बाप बेटी बर्फ में घूमो और भाई अपनी बेटी की शादी बर्फीले मौसम में करवा दो। दोनों सपने पूरे हो जाएंगे। बर्फ में घूमना और सर्दी में बर्फ वाला ब्राइडल लहंगा भी बनकर तैयार हो जाएगा। बर्फ से बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये भी सही कहा आपने। मैं अब ऐसा ही करूँगी। बर्फ में अपना लहंगा रख देती हूँ, उसी से मेरा बर्फ वाला ब्राइडल लहंगा तैयार हो जाएगा। रानी इतना बोलते ही अपना लहंगा निकाल कर बर्फ में रख देती है और बहुत देर तक खड़े रहने पर भी लहंगा बर्फ का नहीं बनता। और सर्दी के मौसम में बर्फीली हवा में खड़े रहने की वजह से रानी की तबीयत खराब होने लगती है। शाम का समय था, बारात के आने का समय हो चला था। तभी घबराते हुए कुमारी अपने घर वालों से कहती है, मैंने कहा था इस लड़की को कि कुछ ऐसा मत कर जिससे तेरी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन नहीं, मेरी कौन मानता है। मेरे बोलने पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इसे। अरे भाग्यवान, इतना घबराती क्यों हो? इतना घबराओगी तो काम नहीं चलेगा। दिमाग को ठंडा रखो, सब कुछ हो जाएगा। मैं अभी कुछ दवा और खिला देता हूँ बिटिया को, जल्दी ठीक हो जाएगी। बस आप तो कुछ ना ही कहो, वही बेहतर है। बिना बात के मेरी बेटी बीमार हो गई, पता नहीं कब ठीक होगी और बारात आ गई है। रानी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो पता नहीं क्या सोचेंगे दूल्हे वाले। अरे कुछ नहीं सोचेंगे, बस वो लोग शादी की तारीख को आगे बढ़ा देंगे। अरे कोई बात नहीं, हम तो राजी हैं और राजी रहेंगे शादी के लिए। पता नहीं कैसे शांत रह सकते हो। शादी आज नहीं तो अगली मुहूर्त में होगी। कैसे बोल सकते हो? तुम्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं है क्या? कैसे बाप हो तुम? अरे कैसे बाप हो का मतलब क्या होता है? अरे मैं अपनी बच्ची को ठंड में बिठा के रखूं शादी के मंडप में? अरे बीमार हो गई, कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गई तो भरपाई कौन करेगा? हाँ तो और बताओ, सर्दी में बर्फ वाला ब्राइडल लहंगे के बारे में मानती हूँ, उसके दिमाग में ये सब बातें चल रही होंगी, लेकिन उसकी बातें मानने वाले भी तुम ही हो ना। हाँ तो कोई गलती कर दी क्या मैंने? अरे मेरी बेटी है, कुछ भी करे, कौन रोकेगा? मैं भी देखता हूँ। अरुण के ऐसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर रानी बाहर आती है। पापा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज तो मेरी शादी है ना, फिर भी आप ऐसे झगड़ा कर रहे हो। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बेटिया, हम गुस्सा नहीं करेंगे, बस तुम जाओ और तैयार हो जाओ। बाकी बारात वाले लोग आते ही होंगे। दुल्हन तैयार नहीं रहेगी तो क्या होगा? लेकिन पापा, मुझे जो चाहिए वो आपने मुझे दिया ही नहीं। मैं कैसे शादी कर लूं? नहीं, जब तक मुझे मेरी पसंद की चीज नहीं मिलेगी, मुझे बर्फ का ब्राइडल लहंगा ही चाहिए। अच्छा, मतलब तुझे इतनी सर्दी में भी वो बर्फ वाला लहंगा चाहिए? ठीक है, तेरा बाप जा रहा है, कहीं से भी वो लहंगा लेकर आएगा तेरे लिए। अरुण अपनी बेटी की जिद की खातिर इतनी सर्दी में बर्फ का ब्राइडल लहंगा लेने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद बाराती भी आ जाते हैं, लेकिन दुल्हन अब भी अपने पिता का इंतजार में बैठी हुई थी। पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है, दूल्हा बैठकर दुल्हन का इंतजार कर ही रहा होता है। तभी रानी के पिता उसके लिए लहंगा लेकर आते हैं। ये ले बेटा, तेरा बाप बर्फ वाला ब्राइडल लहंगा लेकर आ गया। कैसा लगा बता? पापा, ये तो बहुत खूबसूरत है दिखने में, बर्फ जैसा, लेकिन ठंडा भी नहीं है। मुझे इस सर्दी में बर्फ का ब्राइडल लहंगा मिल गया। कुछ देर बाद रानी बर्फ से सफेद लहंगा, लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े मंडप की ओर बढ़ रही थी। तभी बर्फ गिरने लगती है और रानी का इस सर्दी में बर्फ वाला ब्राइडल लहंगा पहनने का सपना पूरा भी हो जाता है। पिंकी की बेटी सोनिया जो थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन जब भी वो बात करती उसका मुंह टेढ़ा हो जाया करता और इसके कारण सब उसका मजाक उड़ाते, उसके ऊपर जोर जोर से हंसते। ऐसे ही समय बीतता है और वो अपने कॉलेज जाने के लिए सुबह अपनी माँ से सोनिया कहती है, माँ, मुझे कॉलेज जाना है और मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी से मेरा बैग दे दो। ये ले बैग और सुन, वहाँ किसी की बात का बुरा मत मानियो, लोग हैं, उनका मुंह है, वो कुछ भी बोलेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहो, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, और जब बात नहीं करूँगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा कि मेरा मुंह टेढ़ा है। मैं ऐसा करूँगी कि मैं चुप ही रहूँगी, किसी से कोई बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, तू बात कर, बोल जितना बोलना है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि तुझे कोई कुछ भी बोले तो उनकी बातों का बुरा मत मानियो। ठीक है माँ।
सोनिया कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुंचकर अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है। और क्लास के अंदर आते ही सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं, पर वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। वो किसी से बात नहीं करती और चुपचाप बैठी रहती है। इतने में ही एक दीपा नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है, क्लास में तुम नई हो क्या? तुम्हें आज से पहले तो नहीं देखा। हाँ, मैं नई हूँ और आज मेरा पहला दिन है। और तुम्हारा? अरे तुम्हारा तो मुंह टेढ़ा है। वैसे मेरा पहला दिन नहीं है और ना ही मैं नई हूँ। ये सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट उसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, अरे इसका तो मुंह टेढ़ा है। ये सब देखकर सोनिया रोते रोते अपने घर आ जाती है। और जैसे ही घर आती है तो उसको रोता हुआ देखकर उसकी माँ उससे कहती है, सोनिया क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अच्छी भली तो कॉलेज गई थी, अब रोती हुई वापस आ रही है। क्या हुआ बता? कुछ नहीं माँ, मैं बस क्लासरूम में बैठी थी और वहाँ की एक लड़की ने मुझसे बात की। वहाँ की लड़की ने मुझसे बात करी और जब मैंने उसकी बातों का जवाब दिया तो वो मेरा मुंह देखकर हंसने लगी। और वही नहीं माँ, आपको पता है क्लास में सब मुझ पर हंसने लगे। बेटा मैं तो कह रही हूँ कि तू अपनी पढ़ाई खत्म कर ले और अब शादी कर ले। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, लेकिन अगर उनको मेरे ये टेढ़े मुंह के बारे में पता चल भी गया तो क्या वो मुझे नापसंद करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इतना मत सोचो, सब सही होगा। और बेटा तुम उनके सामने ज्यादा कुछ मत बोलना। ठीक है माँ, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही मैं करूँगी। मैं उनके आगे कुछ नहीं बोलूँगी और चुपचाप रहूँगी। हाँ बेटा चलो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। इतना सुनकर सोनिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ सोनिया की शादी एक मोहित नाम के लड़के से हो जाती है। वो शादी करके अपने ससुराल जाती है। अगली सुबह वो घूंघट किए अपनी सास सुगंधा के कमरे में चाय लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, ये क्या बहू, तू घूंघट लेकर मेरे कमरे में क्यों आई है? शादी में घूंघट लिया वो तो सही था, लेकिन अभी तो घूंघट लिए मेरे कमरे में क्यों आई है? अब माँ जी को कैसे बताऊं कि मैंने घूंघट क्यों किया है, और अगर घूंघट हटाया तो माँ जी को पता चल जाएगा कि मेरा मुंह टेढ़ा है। अरे बहू बोलना, ये गूंगी बन के क्यों खड़ी है? कुछ पूछ रही हूँ मैं तेरे से, जवाब क्यों नहीं दे रही है? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, बस ये घूंघट का मुझे बड़ा शौक था कि मैं शादी के बाद घूंघट करूँगी, और मेरी तो नई शादी हुई है इसलिए मैंने ये घूंघट किया है। अरे बहू चल ठीक है, तुझे ठीक लग रहा है तो तू कर लिया कर घूंघट। बाकी अगर तेरा मन न हो तो तू इस घूंघट को हटा सकती है, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। अब मैं माँ जी को कैसे कहूँ कि इस घूंघट में मेरा दम घुट रहा है। चाह के भी मैं माँ के आगे घूंघट नहीं हटा सकती। अगर हटा दिया तो माँ को पता चल जाएगा कि मेरा मुंह टेढ़ा है। अरे बहू क्या हुआ? फिर से शांत होके खड़ी हो गई, कुछ बोलती क्यों नहीं है? कुछ नहीं माँ जी, मैं रसोई में जा रही हूँ, मुझे खाना बनाना है। काफी समय हो गया है और सबके खाने का समय भी हो रहा है। आपको भी तो भूख लग रही होगी ना अब, इसलिए मैं रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, जा कुछ बना ले खाने में। इतना कहकर सोनिया रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाते समय वो देखती है कि अब रसोई में कोई नहीं है। खुद को अकेला देखकर वो अपना घूंघट हटा देती है। इतने में ही सोनिया का पति उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और सोनिया कहती है, आप? उफ, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा माँ जी है। अच्छा हुआ आप हो, अगर माँ जी होती तो मुझे ऐसे देखकर डर जाती और उनको पता चल जाता कि उनकी बहू का मुंह टेढ़ा है। तुम इतना परेशान मत हुआ करो, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम कब तक यूं इस तरह मेरा साथ दोगे? एक ना एक दिन माँ जी को तो सब पता चल ही जाना है। मैं कब तक ऐसे घूंघट में रहूंगी? एक ना एक दिन तो इस घूंघट को हटाना ही पड़ेगा ना। और जिस दिन मेरा ये घूंघट हटा उस दिन माँ जी को मेरा असली रूप दिख जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सोनिया अपने कमरे में सो रही होती है और तभी उसकी सास सुगंधा उसे आवाज देते हुए उसके कमरे में चली आती है और अपनी बहू का मुंह देखकर कहती है, हे भगवान, ये कैसा मुंह है मेरी बहू का? इसका तो पूरा मुंह टेढ़ा है। भगवान, मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब हो गई इस टेढ़े मुंह वाली लड़की से शादी करके। हाँ माँ जी, मेरा मुंह टेढ़ा है। मोहित जी को ये बात पता थी
लेकिन उन्होंने आपसे ये बात अभी तक छुपा रखी थी। क्या ये बात मेरे बेटे को भी पता है? और ये सब जानने के बाद उसने तेरे से शादी की? हाँ माँ जी, सब जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे शादी करी। इतने में मोहित भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि उसकी माँ बहुत बुरी तरह से सोनिया के ऊपर चिल्ला रही है। ये देखकर मोहित अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या कर रही हैं आप? सोनिया के ऊपर क्यों चिल्ला रही है? माँ उसका मुंह टेढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। उसका मुंह टेढ़ा है, इसमें उसकी क्या गलती है? अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? हे भगवान, क्या गलती हो गई थी मुझसे जो मुझे ऐसी बहू दी है? अगर पता होता तो ये शादी मैं कभी नहीं होने देती। माँ लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है सोनिया के टेढ़े मुंह से। मैं उसको पसंद करता हूँ, उसका मुंह जैसा भी है मेरे लिए ठीक है और मैं उसके साथ खुश हूँ। और माँ अब आप भी ना इस बात को मान लीजिए कि वो आपकी बहू है। हाँ, अब कोई चारा भी तो नहीं है, अब इसको ही अपनी बहू मानना पड़ेगा। ये टेढ़े मुंह वाली ही मेरी बहू बननी थी। ऐसे ही समय बीतता है और अब उसकी सास अपनी बहू को जैसी वो है वैसे ही स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सुगंधा की सहेलियां उसकी बहू को देखने आती हैं और उसकी सहेली सुगंधा से कहती है, अरे ओ सुगंधा, अपने बेटे की शादी भी कर दी और हमको मिलवाया भी नहीं अपनी बहू से। अब तो तू बहू के आने के बाद हमें भूल ही गई है। अब तू तो हमें बहू से मिलने के लिए बोलेगी नहीं, इसलिए हम खुद ही आ गए मिलने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं शादी को। मैं मिलवाने के लिए बोलने ही वाली थी कुछ दिनों में, लेकिन अच्छा है तुम सब खुद ही यहाँ आ गए। अच्छा चलो, अब तुम सब यहीं बैठो, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। सुगंधा बहू को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू सुन, नीचे आजा। नीचे मेरी कुछ सहेलियाँ आई हैं, सब तुझसे मिलने आई है। तो एक काम कर, नीचे आजा और अपना घूंघट रख लियो सर पर, किसी को चेहरा मत दिखाइयो। ठीक है माँ जी, मैं आती हूँ नीचे और मेरा सर पर से घूंघट नहीं हटेगा। इतने में बहू घूंघट करके नीचे आती है और सबसे मिलती है और कुछ देर बाद रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर में वो सभी के लिए नाश्ता लेकर बाहर आती है और जैसे ही वो नाश्ता टेबल पर रखती है, इतने में सोफे के कोने पर पैर लगने के कारण सोनिया का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। तभी वो चिल्लाती हुई कहती है, आ माँ जी, मेरा पैर। अरे बहू, तू गिर कैसे गई? अरे उठ जा बहू, तू ठीक तो है ना? अरे कैसे गिर गई? अरे क्या हुआ? उठ चल, ज्यादा तो नहीं लगी तुझे? चल खड़ी हो जा। इतना कहकर सभी सुगंधा की बहू को उठाते हैं और इतने में सारी सहेलियां सुगंधा की बहू का टेढ़ा मुंह देख लेती हैं और कहती हैं, अरे अरे बहू, तेरा मुंह तो। अरे सुगंधा, तेरी बहू का तो मुंह ही टेढ़ा है और तू ये बहू लाई है अपने बेटे के लिए। अब समझ आया कि तू हमें बुला क्यों नहीं रही थी। तेरी बहू का मुंह ही टेढ़ा है इसलिए। हाँ, मेरी बहू का मुंह टेढ़ा है, पर जैसा भी है लेकिन ये मेरी बहू है और मुझे मेरी बहू जैसी भी है स्वीकार है। किसी को भी कभी भी किसी का चेहरा देखकर नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसका दिल और व्यवहार देखकर अपनाना चाहिए। और मेरी बहू का दिल और व्यवहार दोनों ही अच्छे हैं, इसीलिए ये मेरी बहू है। ये सब सुनकर सोनिया को बहुत खुशी होती है और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं और दुनिया क्या कहती है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवनी अपने पति अंकित से बात करते हुए बोलती है, सुनिए ना, मैं ये बोल रही थी कि क्यों ना हम माँ जी की पेंशन लगवा देते हैं। उनकी उम्र हो गई है, उन्हें पेंशन के पैसे वहीं भेज दिया करेंगे। मुझे तो ये पेंशन कुछ समझ ही नहीं आती है। अरे वृद्ध लोगों की पेंशन दी हुई है सरकार ने, इसमें समझने वाली क्या बात है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और तुम्हें तो इन चीजों की मुझसे ज्यादा जानकारी रहती है, तो तुम अकेले ही ये सब अच्छे से संभाल लोगी, है ना? हाँ, वो ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन उसके लिए हमें माँ जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा गांव से। कोई बात नहीं, माँ से मिले हुए वैसे भी कितना समय हो गया है। अब माँ को बुलाने के लिए बहाना भी है हमारे पास। हमारे पास कुछ दिन अपने बच्चों के साथ भी रह लेंगी माँ। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बच्चों के साथ रहने का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जान जरूर खा लेंगी वो। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई हो तुम? अभी नहीं पेंशन लगवानी है तुम्हें? मैं कहीं नहीं खोई हूँ, मैं तो ये बोल रही थी कि माँ जी के आने से सही रहेगा। कुछ दिनों में वो मिलकर वापस ही चली जाएंगी और बिना कोई बहाने के माँ जी यहाँ कहाँ ही आने वाली हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी 2 दिन में ही माँ को लेकर आता हूँ। अंकित इतना बोलकर
अपने काम में लग जाता है। 2 दिन बाद अंकित अपनी माँ को गांव से ले आता है। अवनी अपनी सास की बहुत सेवा करती है, उन्हें कोई भी कमी नहीं होने देती है। कुछ दिनों बाद अंकित की गैर हाजिरी में अवनी पेंशन लगवाने के लिए सारे कागज लेकर आती है और अपनी सास सुलोचना के पास जाती है। अवनी अपनी सास सुलोचना से बोलती है, माँ जी, ये कुछ कागज हैं, आप इन पर अपने दस्तखत कर दो, वो कुछ काम है। काम? क्या काम है ये तो बता बहू। अरे वो आपके नाम से ना एक FD बनवाने की सोच रही हूँ, तो बस उसके लिए ही चाहिए। क्यों, आपको कोई परेशानी है क्या माँ जी? अगर है तो मुझे बता दो। परेशानी तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं बस ये सोच रही हूँ कि मुझ बूढ़ी के लिए ये सब क्या करना है। अभी तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उनके लिए जमा करो। नहीं माँ जी, आप भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी हो, इसलिए आप तो बस यहाँ दस्तखत कर दो। भगवान तुझ जैसी बहू सबको दे। आज के समय में अपने सगे बच्चे नहीं पूछते हैं, और तू तो मेरी बहू है, फिर भी इतना कर रही है मेरे लिए तू। हाँ माँ जी, मेरे जैसी बहू और आपके जैसी सास सबको ही मिले, आप बस दस्तखत कर दो। ठीक है बहू, कर देती हूँ मैं। वैसे मैं ये बोल रही हूँ कि मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ ना, मैं थोड़ा बहुत घूम भी लूंगी इसी बहाने से। घर में पड़े पड़े अकेला सा लगता है, तेरे साथ थोड़ा और समय बिता लूंगी। नहीं माँ जी, आपको क्या जरूरत है कहीं जाने की, आपके घुटनों में वैसे ही दर्द रहता है और आप बोल रही हो कि मेरे साथ जाना है। नहीं नहीं, पाप थोड़ी लगवाना है मुझे अपने सर पर, आप तो बस आराम करो। पाप कैसा बहू, मैं तो बल्कि खुशी खुशी ही जाऊंगी तेरे साथ, मुझे क्या परेशानी होगी। माँ जी, आप यहाँ आई हो इतने दिनों बाद, आप तो बस आराम ही करो। जो भी काम हो वो आप मुझे बता देना, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अवनी अपनी सास से पेंशन के कागज पर दस्तखत करवा लेती है और अपनी सास के नाम से पेंशन शुरू करवा देती है। 1 महीने बाद जब अवनी की सास के नाम से पेंशन आती है तो अवनी वो सारे पैसे लेकर अपने लिए शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग करने के बाद शाम को अवनी बहुत सारा सामान लेकर घर आती है और सारा सामान रखकर थोड़ा आराम करने लग जाती है। अवनी आराम कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास आती है और अपनी बहू से सुलोचना बोलती है, बहू शाम हो गई है और तू इतनी लेट आई है, कुछ खाने के लिए बना दे, बहुत भूख लग रही है। माँ जी, मुझसे अब कुछ काम नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। आप बताओ क्या खाना है आपको? जब तू थक गई है तो खाना कौन बनाएगा? माँ जी बता दो, मैं खाना बाहर से ही मंगवाने वाली थी, तो अब आप आ गई हो तो बता दो कि क्या खाना है। बहू, बाहर से मंगवाकर पैसे क्यों खर्च करना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तू उठकर खुद ही बना दे। वैसे भी घर का खाना ज्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए, वही सही रहेगा। माँ जी ज्यादा मत बोलो आप, बाहर का खाना घर का खाना मुझे सब पता है। अब मैं थक गई हूँ तो क्या बाहर से खाना भी ना मंगवाऊँ? आपको बताना है तो बता दो, नहीं तो मैं खुद ही मंगवा लूंगी। बहू, तुझे पता है ना अंकित का काम अच्छे से नहीं चल रहा है, फिर भी तू ऐसे खुला खर्चा कर रही है और 2 पैसे बचा लेगी तो वो तेरे ही तो काम आने वाला है ना आगे जिंदगी में। माँ जी सुनो, आप यहाँ 4 दिन की मेहमान हो, ना कि यहाँ हमेशा रहने आई हो तो मेहमानों की तरह रहो ना। क्यों छोटी छोटी बातों पर अपनी नाक घुसा रही हो? समझ नहीं आ रहा क्या आपको? ठीक है बहू, तुझे मेरा बोलना इतना ही नापसंद लग रहा है तो मैं नहीं बोलती कुछ। अवनी की बात सुनकर सुलोचना को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सर्दियों का मौसम आता है तो एक दिन अवनी और अंकित दोनों बैठकर अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सुलोचना आती है और बोलती है, बेटा वो सर्दियाँ आ रही है तो मैं ये बोल रही थी कि 1-2 स्वेटर ले आ सर्दियों के लिए। ठीक है माँ, अवनी ले आएगी आपके लिए स्वेटर। अवनी कहाँ से लाएगी? अरे घर में पैसे है ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है और आप बोल रहे हो कि मैं ले आऊंगी। कहाँ से लाऊं मैं ये? अब ये भी तो बता दो आप। बहू, अभी तूने थोड़े दिन पहले ही तो इतना सारा सामान लेकर आई है, उनमें से आधा सामान तो बेकार में ही ले आई है। तब मैं तुझे समझा रही थी ना कि इतना खर्चा मत किया कर, तू है कि सुनती ही नहीं है। अच्छा, अब आप मुझ पर भी नजर रख रही हो? मैं कोई भी सामान बेकार में नहीं लाई हूँ, सब कुछ सोच समझ कर ही लाती हूँ। आप ना अपने बेटे के आगे मुझे नीचा मत दिखाओ।
अवनी, वैसे तुम इतना सारा सामान कहाँ से लाई? अभी तक तो मैंने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए। कहीं तुम वो क्या बोल रही थी? अरे कुछ नहीं बोल रही थी मैं। मेरे पास एक स्वेटर रखा हुआ है माँ जी, आप वही ले लेना। 4 दिन की सर्दी के लिए क्या नया स्वेटर लेना अब। अवनी इतना बोलकर बात काट देती है। अवनी अभी तक घर में किसी को भी ये बात पता नहीं चलने दे रही थी कि वो जवानी में बुढ़ापे की पेंशन के मजे ले रही थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अवनी के घर एक नीलम नाम की औरत आती है और वो नीलम सुलोचना को बुलाकर कहती है, सुलोचना मैडम, आपके पेंशन के पैसे टाइम से आ रहे हैं ना? पेंशन के पैसे? मुझे तो कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। ये आप क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोग यही करते हैं, पहले तो पेंशन के पैसे लेते हैं और जब जानकारी के लिए जाते हैं तो वो अपनी ही बात से पीछे हट जाते हैं। सच में मुझे कुछ नहीं पता है। आप क्या बात कर रही हो? अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी बहू को तो सब पता ही है ना। आपकी जवान बहू को बुढ़ापे के पेंशन के बारे में तो सब पता ही होगा। बहू, ये क्या बोल रही है? बता तो सही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू ही बता देना इन्हें। नीलम मैडम, माँ जी को पेंशन टाइम से मिल रही है, वो बस ऐसे ही बात कर रही हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो अच्छा है, आपने सारी बात खुद ही बता दी। सुलोचना जी, अब आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। नीलम सुलोचना के दस्तखत लेकर वहाँ से चली जाती है। नीलम के जाने के बाद सुलोचना अपनी बहू से बोलती है, बहू, ये क्या है? मैंने नीलम जी के आगे तुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन पेंशन क्या है? मैंने कब ली पेंशन और इसके बारे में तुझे कैसे पता? माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं जवानी में ही बुढ़ापे की पेंशन ले रही थी, वो भी आपके नाम की। बहू, ये तू क्या बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती है बूढ़े लोगों की पेंशन लेते हुए? माँ जी, मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया था, इसलिए ये सब हुआ, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बस आप ये सारी बातें अंकित जी को मत बताना। बहू, तूने किया तो बहुत ही गलत है, लेकिन अब जब तुझे अपनी गलती समझ आ गई है तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। बस इतना समझा रही हूँ कि आगे कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। सुलोचना अपनी बहू को समझाती है और अवनी को भी अक्ल आ जाती है। उसके बाद अवनी कभी जवानी में बुढ़ापे की पेंशन नहीं लेती है।